बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़खर अब्बास ज़ैदी। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर रफ़ीक डार। तो हम डॉक्टर रफ़ीक डार से जानना चाहेंगे कि ओसीडी क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है और इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम ज़ैदी, ठीक हैं आप? सर हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि ओसीडी है क्या? बड़े लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ओसीडी के बारे में कुछ समझा रहे हैं तो काइंडली। अच्छा देखिए ज़ैदी, नाम से ही ज़ाहिर है कि ओसीडी स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बेसिकली ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें होता ये है कि सादा लफ्ज़ों में मैं आपको अगर बताऊँ कि आपके अंदर कुछ ऑब्सेशंस आती हैं, यानी कि ख़्यालात ऐसे आते हैं और वो इर्रेशनल थॉट्स होती हैं, यानी कि उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपको ऐसे कोई ख़्याल आता है और वो बार-बार आता है। उससे फिर आपको एंग्ज़ायटी होती है, आपको एक अर्जेंसी क्रिएट होती है और वो ख़्याल ज़ाहिर है नेगेटिव ख़्याल होंगे, परेशानी वाली चीज़ें होंगी और आपको एक हद तक जब वो ऑब्सेशंस आते हैं, वो ख़्यालात आते हैं तो उससे आप परेशान होते हैं। उस परेशानी से बचने के लिए आप फिर वो कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको रिलीफ़ मिलता है। उसको हम कंपल्शन कहते हैं, यानी कि उस परेशानी की वजह से जो आप काम करते हैं तो उसको हम कंपल्शन कहते हैं, यानी कि वो काम इतना ज़रूरी हो जाता है कि आप नहीं करते तो आप ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाते हैं। यानी कि इसकी मैं मिसाल दूँ, यानी कि ओसीडी की वैसे कई टाइप्स होती हैं। जिस तरह हाइजीन से रिलेटेड ओसीडी हो सकती है, रिलीजियस ओसीडी हो सकती है, किसी चीज़ को खोने की आपको ओसीडी हो सकती है। यानी कि किसी भी तरह की आपको थॉट्स आ सकती हैं। फ़र्ज़ करें मैं हाइजीन से रिलेटेड एक मिसाल दे देता हूँ। यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे हाथ धो के आके बैठेंगे ना, फिर उनको लगेगा कि कहीं कहीं हालाँकि उनको पता भी है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हाथ गंदे हो गए। धो के आके बैठेंगे फिर धोने चले जाएँगे। फिर आके बैठेंगे फिर उनको थोड़ी देर बाद लगेगा कि ये तो जो है वो फिर डर्टी हो गए होंगे या कोई ऐसी हल्की-सी चीज़ को हाथ लगाया। फिर उनको एक वहम-सा हो जाता है। तो उसको फिर पूरा वो नहीं पूरा करते तो उनको बेचैनी होती है, एंग्ज़ायटी होती है और फिर उसको करना पड़ता है जाके, उसको हम कंपल्शन कहते हैं। अच्छा, वो जो करना है पड़ता है वो उस काम को जो माइंड में सोच आ रही है, जो हाँ। करेंगे तो उसे कंपल्शन। उसको कम फ़र्ज़ करें हाथ धोना मेरी कंपल्शन हो गई। मुझे सोच ये आ रही है कि मेरे कहीं हाथ गंदे तो नहीं हो जाएँगे। तो ये सोच है, ये नेगेटिव सोच है और ये हर तरह की ऑब्सेशंस हो सकती हैं। ऑब्सेशन ये भी हो सकती है कि आपने बाहर गाड़ी खड़ी की है, तो आप गाड़ी से निकले, आपने रिमोट से गाड़ी बंद की है, बंद हो गई है। थोड़ी देर दूर जाके फिर आप बंद करेंगे, फिर जाके बंद करेंगे, फिर ऊपर छत पे चले जाएँगे, ऊपर से होके बंद करेंगे। यानी कि आपको पता भी है कि गाड़ी बंद है। ले रीचेक करें। हाँ, लेकिन रीचेक करते बार-बार करेंगे। तो वो जो थॉट आएगी कि शायद पता नहीं गाड़ी बंद हुई या नहीं हुई, ये ऑब्सेशन है। अब आप समझेंगे कि यार नहीं हुई होगी। सर उन्हें याद नहीं रहता। नहीं, याद भी रहता है, लेकिन उनको एक शक होता है, एक वहम होता है कि कहीं हो सकता है ना हुई हो। समटाइम लोग घर में जाके अंदर बेडरूम में जाके फिर वापस आके गाड़ी चेक करते हैं। अब ये किसी चीज़ को खोने की ऑब्सेशन है। हालाँकि हकीकत से इससे कोई हालाँकि आपने देखा ना कि कुछ लोगों को ऐसी ऑब्सेशंस भी होंगी, एटीएम गए हैं, पैसे निकाले, 20,000 निकाला, तो गिनेंगे। अब जल्दी में जब आप अंदर खड़े होके गिन रहे हैं, पहली बात तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं, लॉजिकली मशीन तो पूरी निकालेगी ना। सही बात है। अब आप फिर गिनते हैं, हो सकता है जल्दी में आपने हो सकता है 20,000 थे, आपने 19,000 कौन की एक कहीं मिस हो गया, तो आप फिर परेशान यार ये तो फिर दोबारा गिनेंगे। तो फिर यानी कि आपको पता भी है कि ये ठीक नहीं है या इतने ही होंगे पैसे लेकिन फिर भी आप करते हैं। तो इसको हम ओसीडी कहते हैं और ये एक डिसऑर्डर काउंट होता है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ सिम्पटम, ये एक डिसऑर्डर है। सर जिस तरह हमारे पॉकेट के अंदर मोबाइल होता है तो हम उसको चेक करते हैं, ठीक है? कभी-कभी के लिए एक दफ़ा आपने चेक कर लिया कि हाँ है, ठीक है। कैसे क कब कहा जाएगा कि अभी इसको ओसीडी हो गई है? यानी कि आप बार-बार अगर को चेक करेंगे, बार-बार यानी कि बार-बार आपको लॉजिकली पता भी है कि आपने वहाँ पे रखा है, तो फिर भी आप दोबारा चेक करेंगे। इसी क्लाइंट को डिस्टर्बेंस भी होती है तो होती है, नहीं चेक करेंगे ना तो आप एंग्ज़ायटी फ़ील करेंगे, यार पता नहीं कहीं चला ना गया हो। वो डिस्टर्बेंस है, वो प्रॉब्लम है। मसला तो एंग्ज़ायटी का है ना।
बार-बार चले चेक भी कर लें तो उसका मसला ये है कि जब चेक नहीं करते तो प्रॉब्लम होता है आपको, बेचैनी होती। जी। तो डॉक्टर साहब इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखिए वजूहात ज़्यादा इसकी कई रीज़न्स हैं। जो सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपके बायोलॉजिकल रीज़न्स ये होते हैं कि आपकी जेनेटिक्स में अगर ये चीज़ पहले से ही है, एक जीन्स के अंदर ये चीज़ अवेलेबल। अगर आपकी फैमिली में कहीं ओसीडी किसी को है तो आपको भी होने के चांसेस है। तो वो जीन्स में ट्रैवल करती, फैमिलीज़ में ट्रैवल करती। एक तो ये चीज़ है। दूसरा समटाइम आपके जो ब्रेन के अंदर जो केमिकल है ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो आपको थॉट देते हैं। थॉट जिस तरह सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, इनमें डिस्टर्बेंस हो जाती, जिसकी वजह से आप एंग्जायटी फ़ील करते हैं। बेसिकली ओसीडी जो है ना एंग्जायटी डिसऑर्डर के अंदर एक टाइप है। बेसिकली एंग्जायटीज़ के अंदर ये फ़ॉल करता है। तो आपके अंदर जो सेरोटोनिन जो खुशी का एक हैप्पीनेस का न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम होता है ना, तो आप एंग्ज़ियस फ़ील करते हैं। तो ये न्यूरोकेमिकल आपके लिए एक ट्रिगर बनते हैं। फिर कुछ आपके ब्रेन स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। फ़र्ज़ करिए एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो आपको थॉट देता है, जिसे हम ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब जब ये ज़्यादा एक्टिव होता है ना तो आपकी थॉट बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है, आप सोचने की ताकत आप में वो आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। इसी तरह एक ब्रेन का और एरिया जिसे हम कॉर्डेट न्यूक्लियस कहते हैं। कॉर्डेट न्यूक्लियस ये ब्रेन का एरिया है। ये बेसिकली काम करना छोड़ देता है। इसका काम नॉर्मली पता क्या होता है? नॉर्मली काम ये होता है कि जब आपको कुछ सोच आती है तो आप छोटी चीज़ों को वैसे ही नहीं सोचते, फ़िल्टर कर देते हैं। मीनिंग कि आपको पता है कि गाड़ी बाहर खड़ी है, किसी ने इसको क्या करना है, आपने इससे फ़ोकस ही नहीं करवाता ये। अगर ये एक्टिव हो, अगर ये काम ना करे, स्विच ऑफ हो जाए कॉर्डेट न्यूक्लियस तो फिर क्या होता है कि हर छोटी से छोटी थिंकिंग भी आपको आएगी बार-बार। प्रोसेस करेगा वो, क्योंकि वो फ़िल्टर नहीं कर पा रहा। और इसी तरह तीसरा ब्रेन स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होता है उसी जिसमें अमिग्डाला कहते हैं। अमिग्डाला जब एक्टिव होता है ना तो आपकी थिंक आप में डर क्रिएट करता है। तो ये 3 ब्रेन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। अमिग्डाला का एक्टिव होना भी अच्छा नहीं है और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक्टिव होना भी अच्छा नहीं। और कॉर्डेट न्यूक्लियस का एक्टिव होना अच्छा है, क्योंकि वो एक्टिव होगा तो आपकी जो छोटी-छोटी बातें हैं उसको फ़िल्टर करके साइड पे कर देगा, उसको प्रोसेस ही नहीं करवाएगा। तो ये कुछ रीज़न्स हैं बेसिकली बैक एंड पे रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से फिर समटाइम कुछ स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस इस चीज़ का वजूहात बन जाती। कोई ट्रॉमा है, ठीक है? तो वो आपके अमिग्डाला को एक्टिव करता है, ट्रॉमा है, स्ट्रेस हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आपको वो फिर वो ट्रिगर करती हैं इस सर कुछ मेडिसिन वगैरह भी इस तरह का रोल प्ले करती हैं मतलब ट्रिगर करने में? हाँ, होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप में फ़ियर क्रिएट कर जैसे हैलोसिनोजेन्स ड्रग्स हैं, ठीक है? जिस तरह जिसमें आप कह लें कि मैरिजुआना है, ठीक है? एलएसडी है, इस तरह की जो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, ये बेसिकली आपके ना अमिग्डाला को एक्टिव करती हैं। आप अजीब-सा एक डर-सा क्रिएट होता है। तो आप कहीं पहले से ओसीडी का थोड़ा बहुत शिकार हैं, तो आप ज़रा जल्दी से आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह कुछ ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट होता है जिससे आप ओवर एक्टिव हो जाते हैं। आपकी थिंकिंग और हो जाती है। आप स जिस तरह ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स मैंने बताया कि वो जब ज़्यादा एक्टिव होता है ना, तो आप सेंसिटिव हो जाते हैं थिंकिंग में। हर छोटी से छोटी थिंकिंग भी आपको बड़ी लगने लग जाती। तो ये इस तरह इसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं, ज़ैदी। सर इसकी मैनेजमेंट की तरफ आएँ तो मैनेजमेंट क्या होगी इसकी ओसीडी? देखें ज़ैदी मैनेजमेंट मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा ये कहता हूँ, अपने फॉलोअर्स को भी कहता हूँ कि जो भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं ना, उनकी मैनेजमेंट कोई एक नहीं होती। उनको वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है और उसमें किस अप्रोच को ज़्यादा लेके चलना है, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन अप्रोचेज़ एट अ टाइम ज़्यादा होती हैं जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इस तरह अगर आप ओसीडी को देखें, तो ओसीडी में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल आता है वो मेडिकेशन का आता है। देखिए, क्योंकि आपकी थॉट्स इतनी तेज़ हैं कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, खुद ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे। यानी इधर रेसिंग थॉट ज़्यादा है, रश ज़्यादा है। रश बहुत ज़्यादा है। तो आपको आपके पीछे जो केमिकल इम्बैलेंस है ना, उसको आपने कवर करना है। तो वो मेडिकेशन ही कर सकती।
तो मेडिकेशन के साथ आपको साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत होती, जिसमें स्पेशली जो ज़्यादातर रिकमेंडेड इंटरवेंशन है साइकोलॉजिकल, वो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें ख़ास करके जो टेक्निक्स इसके अंदर जो यूज़ होती हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स एक टेक्निक है जो इसको हम यूज़ करते हैं। सर ये क्या है एक्सपोजर? देखिए, इसमें ये होता है कि आप क्लाइंट को जिस चीज़ से उसको ऑब्सेशंस होते हैं ना, आप उसको दिखाते हैं, एक्सपोज़र करवाते हैं कि आप कर लें। अभी कुछ हुआ है देखें, नहीं हुआ, ठीक है ना? फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी हाथों की ओसीडी, सफाई की ओसीडी, आप उसे कहें हाथ धो के बैठे हैं, देखें अभी कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। पहले एक्सपोज़र दें, फिर उसको फ़र्ज़ करें उसे कहेंगे ये हाथ इस पे लगा, मैं भी लगा रहा हूँ, ये देखें लगाएँ। डर्टी हुए हैं? नहीं हुए तो कुछ नहीं होगा। यानी उसको उसको एक्सपोज़र करवाएँ। फिर उसका रिस्पॉन्स भी देखेंगे, देखें कुछ नहीं हुआ। तीसरा उसका ना ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिक चेंजेज़ आती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल मेंटेन करता अपने आप को। इसी तरह फिर आप साथ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, लाइक मेडिटेशन है, योगा है, इस तरह की चीज़ जिससे आपका दिमाग रिलैक्स हो, आप ये कर सकते हैं। फिर न्यूट्रिशनल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। सर न्यूट्रिशन कैसे इसके इम्पोर्टेंट? देखिए न्यूट्रिशन में ज़्यादा देखें जिस तरह वो ब्रेन एरियाज़ जो एक्टिव होते हैं, जिस तरह अमिगडाला एक्टिव हो जाता है, इसको आपने रिलैक्स करने के लिए जिस तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड है, यानी कि ये आपके ब्रेन को ओवरऑल लाइट लाइट करता है, बर्डनाइज़ कम करता है, ब्रेन फॉगिंग कम करता है। क्योंकि जो ओसीडी होता है ना, उसमें थॉट्स का बहुत ज़्यादा रश होता है। जब ज़्यादा रश होता है ना, तो वो बर्डनाइज़ हो जाता है। उसका बर्डन कम करने के लिए आप ऐसी फूड दें जो उनको रिलैक्स करें। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, विटामिन सी है, मैग्नीशियम और ज़िंक ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके फूड में होने चाहिए। तो इन चीज़ों को आप एंटरटेन कर सकते हैं। तो आपको इफ़ेक्ट आता है, ज़रूर आता है इफ़ेक्ट। साथ-साथ ये न्यूट्रिशन भी इसी तरह प्लान, हाँ, सर कुछ आप फ्रूट्स या कुछ कह लें कि फूड्स ऐसे रिकमेंड कर सकते हैं जिनके अंदर ये ओमेगा 3? जी, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड यूजुअली जो है ना वो आप फ़िश में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद ऑलिव ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड है। फिर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल की फॉर्म में भी मिल जाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। विटामिन सी जो है वो ज़्यादातर ऑरेंजेस में पाया जाता है। उसके अलावा उसमें देख लें आप गावा में अमरूद बहुत इम्पोर्टेंट है। वेजिटेबल्स में आप देखें ग्रीन चिली है, कैबेज है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर बनाना के अंदर मैग्नीशियम है, आप बनाना का इस्तेमाल करें। ये मैग्नीशियम भी अच्छा है इसमें। जी, बहुत अच्छा है। तो इसी तरह जो है वो आप होम्योपैथिक अप्रोचेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पर्सन टू पर्सन रेमेडी होम्योपैथिक में वेरी कर रही होती। इसमें एकोनाइटम है, ठीक है, कॉलीफॉस है, ये इस तरह की रेमेडीज़ हैं जो कि आप होम्योपैथिक में भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं न्यूट्रिशन में आपने अवॉइड की, जैसे ज़्यादा शुगर तबाही है ओसीडी के लिए, ठीक है ना? वो लोग जो ओसीडी हैं, उनके लिए शुगर इंतहाई लीथल है। ये मैं आपसे आपके आपके तवज्जुह से लोगों को बता रहा हूँ कि वो लोग बहुत कम से कम मीठा लें और मीठा भी नेचुरल फॉर्म में लें। ये जो बाहर वाली चीनी है इससे अवॉइड करें। अगर वो लेंगे तो उनमें ज़्यादा ऑब्सेशंस आएँगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सर ज़्यादा सॉल्ट्स वाली चीज़ें भी इंटरफेयर करती हैं? हो सकता है, बिल्कुल होता है। ज़्यादा साल्ट, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, जो प्रोसेस्ड होते हैं, जिस तरह ये नूडल्स टाइप चीज़ें हैं या जो ऑलरेडी कुक्ड नहीं होती, रेडी टू कुक चीज़ें जो होती हैं, जो प्रोसेस में होती, प्रिज़र्व फूड्स होती, तो वो आप बिल्कुल अवॉइड करें, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है इसके लिए। सर इसके अलावा भी मैनेजमेंट में आप अप्रोच इस्तेमाल कर सकते मैनेजमेंट में ये है कि अगेन पर्सन मैंने इतनी ज़्यादा अप्रोचेज़ बताई, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर किसी काम के बंदे, किसी अच्छे प्रोफ़ेशनल से आप कंसल्ट करें। तो वो फिर आपको एक कस्टमाइज़ अप्रोच देगा कि आपको ज़्यादातर किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा न्यूट्रिशन की अप्रोच ज़्यादा चलेगी, मेडिकेशन है या साइकोथेरेपी है, ठीक है, या होम्योपैथिक की तरफ लेके जाया जाए, न्यूट्रिशन की तरफ ज़्यादा लेके जाया जाए, या मेडिटेशन, योगा, किस तरह की आपको अप्रोच चाहिए। उसमें रीज़न भी देखना होगा कि उसमें रीज़न कौन-सी ज़्यादा डोमिनेट कर रही। तो इसलिए एक कस्टमाइज़ अप्रोच बहुत ज़रूरी है जो कि एक अच्छा प्रोफ़ेशनल डिसाइड कर सकता है।
ठीक, थैंक यू सो मच। नो वरीज़ ज़ैदी, थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट अस इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली वी विल आंसर। थैंक यू।